बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे मायावती अखिलेश की टशन, इंडिया की टेंशन। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव के बीच तकरार शुरू हो गई है। मायावती ने एक लंबा ट्वीट कर लिखा कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों और दलितों के मुखालिफ पार्टी है, यानी उनकी मुखालफत में वो काम करती है। और साथ ही उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस का जो कांड था उसका भी जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने की कोशिश की थी, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद ही समाजवादी पार्टी फिर से अपने दलित मुखालिफ और जातिवादी एजेंडे पर वापस आ गई। मायावती खुलकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रही हैं। उधर एसपी बीएसपी के बीच बढ़ती खटास के बीच कांग्रेस के सामने मुश्किल के जो है वो मुश्किल भरा दौर आ गया है। वो थोड़ा मुश्किल में है कि वो करे तो आखिर क्या करे। एक तरफ मायावती है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। कांग्रेस की जो है वो एक टेंशन ये है कि वो किसी को नाराज नहीं कर सकती। कांग्रेस किसी को भी नाराज करना नहीं चाहती। ऐसे में क्या कांग्रेस मायावती और अखिलेश के बीच सुलह करवा पाएगी? और क्या इस बार दोनों दलों के बीच ये सुलह करना या कराना इतना आसान होगा? उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है, साथ ही वहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी आती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम सियासी लीडर्स की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की निगाह है कि कैसे वहाँ पर काम किया जाए और कैसे दूसरी पार्टियों को साथ लेकर के आया जाए। ऐसे में जब यूपी की दो बड़ी पार्टियों के बीच आपस में ही नहीं बन रही है तो फिर इंडिया ब्लॉक का क्या होगा? बिना यूपी फतेह किए वो कैसे दिल्ली कूच कर सकते हैं? आज हम इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश की अदावत बिगाड़ेगी इंडिया गठबंधन का खेल। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से राकेश पोद्दार साहब, कांग्रेस से अलीमुल्ला खान साहब हैं, सौरभ दुबे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पहला सवाल सौरभ दुबे जी आपसे, ये जो टशन है बीएसपी और एसपी के बीच, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, उसके ऊपर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? क्या कुछ जो है आपको लग रहा है? देखिए, इसमें साफ साफ नजर आता है कि ये जो अलायंस बना हुआ है, ये अलायंस जो है वो पार्टियों का गठबंधन, ये पार्टियों के शीर्षस्थ नेता हैं जिनसे पार्टियां चल रही, उनका गठबंधन है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो अखिलेश का, तो अगर आप बात करते हैं तो ममता बनर्जी, जदयू की बात करते हैं तो नीतीश कुमार, सर आरजेडी की बात यादव, तो इस तरह के जो नेता हैं उनका गठबंधन हुआ है। अब वो गठबंधन कैसा है? वो गठबंधन जो है वो अहंकार के टकराव का गठबंधन, उनका जो अहंकार है वो टकराव ले रहा है। उसकी वजह से पार्टियां जो है, जो उनकी विचारधारा है, वो कहीं भी गठबंधन से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं जिसके अंदर, उसमें मायावती और अखिलेश यादव, ये जो इनके आपस के अहंकार हैं वो स्पष्ट रूप से टकराते हुए दिख रहे हैं। गठबंधन तो आप अलग छोड़ दीजिए, गठबंधन कब होगा, बनेगा, बंटवारा होगा, देखा जाएगा जी। जब तक इन लोगों का अहंकार जो टकरा रहा है, उस अहंकार को ये खत्म नहीं कर पाएंगे, तब तक किसी भी रूप से गठबंधन के अंदर सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिसने इस गठबंधन का जब निर्माण हुआ था, नीतीश कुमार इसके संयोजक बनाए गए थे। नीतीश कुमार सबसे पहले अगर साइड किया तो कांग्रेस पार्टी को कर दिया। तो अब बताइए, साफ साफ दिख रहा है, अब जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की बात चलती कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए, तो अब वहीं राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी कह रही है। और अब कांग्रेस है जो कभी भी जनता के हित के मुद्दों को लेकर के सड़क आंदोलन नहीं करेगी। वो आंदोलन तब करेगी जब राहुल गांधी का घर जो है वो सरकार वापस ले। अब उसके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए वो आंदोलन करेंगे, लेकिन अपने जनता की आवाज है, जो जनता के हैं, उसके लिए कभी आंदोलन करती कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई देती। वही कांग्रेस पार्टी अब अखिलेश यादव, अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव गठबंधन के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री के दावेदार होने चाहिए। तो एक बात बताइए, वैकेंसी है नहीं, फिलहाल चालू है, ये जो बिना वैकेंसी खिलाफ हो रहा है, ये एक दर्जन जो प्रधानमंत्री पद दावेदार हैं और सभी अपनी पार्टियों के जो है नेतृत्व करता है,
मगर पार्टी मगर के बड़े हाँ ठीक है, उनके आपस का अहंकार का टकराव हुआ है। अब ये टकराव के कारण जो है आप गठबंधन जो बनाया हुआ है नहीं चलेगा, या अन्य पार्टियां जो बाहर से अभी बसपा की बात चल रही है मायावती जी को शामिल करने की, तो मायावती को स्वयं जाना जाता है अखिलेश यादव जो पिछले चुनाव में उनके साथ गठबंधन के चुनाव लड़े थे, तो फायदा किसको हुआ? मायावती को हुआ। हाँ मायावती लोकसभा की सीटें जीत गई और अखिलेश यादव जो पहले जीती उनकी कम हो गई और नुकसान हुआ था। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वो आपने बहुत सारी बातें इसमें कह दी हैं। इसमें ये भी कह दिया कि वैकेंसी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके लिए कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया गठबंधन के अंदर। तो जाहिर तौर पर ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई भी हो, वहाँ पर अगर हम स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर के लिए एक आम आदमी जो है वो सामने नहीं आता, बहुत सारे नाम आते हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है पॉलिटिक्स में जो है वो हर कोई ओहदा पाने के लिए तो आता ही है ना। वो तो कोई इतना उसमें कोई बुराई की बात नहीं है अगर ज्यादा कैंडिडेट हो, मतलब काबिल कैंडिडेट होने चाहिए। मैं कह रहा हूं तय कर लेंगे। ठीक है एक राकेश जी, तय करते। ठीक है, वही तो कह रहे हैं गठबंधन के लोग, जदयू नहीं कह रही है, नीतीश कुमार जी को तय कर लीजिए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने। भाई आप पहले आपस में चेहरा तय कर लीजिए ना। ठीक है, आपका चेहरा तय नहीं है, आप अलग अलग चेहरे लाएंगे, ठीक है, आपके अंदर जो हाँ भाई आप तय ही नहीं कर पा रहे हो अभी तक। ठीक है आपकी बात। राकेश पोद्दार जी कैसे देख रहे हैं ये जो मतलब आप चूंकि कहीं ना कहीं अगर समाजवादी बीएसपी और ये मिल गई वहां पर और जाहिर तौर पर अगर ये इंडिया अलायंस के का हिस्सा हो गई हैं तो जाहिर तौर पर उसका नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा बीजेपी को होगा। तो क्या मतलब आपको जो है जब देखते हैं ये दोनों के बीच की लड़ाई, आपको लगता है कि ये नामुमकिन है और ये जो है वो ये नहीं हो पाएगा? और क्योंकि अगर होगा तो इसका सीधा नुकसान जो है वो सीधा बीजेपी को होगा। तो बीजेपी की तो फेवर की बात है ये, और उड़ती उड़ती खबरें ऐसी भी आती हैं कि कहीं ना कहीं मायावती जो है वो दबाव में है बीजेपी के, और बीजेपी का दबाव है इसीलिए वो गठबंधन करने से बच रही हैं या दूर है या वो उसकी जिक्र ही नहीं करती। देखिए खुर्शीद भाई जी, हम लोग किसी पे दबाव बनाने का काम नहीं करते हैं। हाँ। और दूसरी बात रही, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अखिलेश यादव जी की बसपा की एंट्री को मना कर रहे हैं। हाँ। अखिलेश जी खुलकर मायावती जी को इंडी गठबंधन में मना कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा अगर बसपा का एंट्री हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। मायावती जी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा हमें सपा से खतरा है। कांग्रेस ने अखिलेश जी को एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं देने का काम किया। राहुल गांधी अपना मौज मस्ती करने के लिए न्याय यात्रा पे निकल चुके हैं। इधर बैलेंस का जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं। हाँ। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी, कि आप देख सकते हैं कि इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, इंडी गठबंधन में जितने लोग हैं शामिल, उसमें आप देख सकते हैं कि शरद पवार कांग्रेस से निकला, ममता बनर्जी जी कांग्रेस से निकली, और उसके बाद आपका फारूक अब्दुल्ला, राकेश जी आपकी सिर्फ ऑडियो हम तक पहुंच रही है, आपकी तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच रही ऑडियो। हाँ, वीडियो में कुछ इश्यू आ गया था। जी जी जी, ठीक है, ठीक है राकेश जी। तो जी हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जितने इंडी गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस से ही निकल के ये लोग बाहर निकले हैं, अपनी पार्टियां बनाई, क्षेत्रीय पार्टी बनाई। आप देख सकते हैं 2012 में आंदोलन, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल जी किसके खिलाफ लड़े? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। जंतर मंतर पर महीनों 2 महीने आंदोलन चला और शीला दीक्षित को जेल भेजने का बात कर रहा थे, ए राजा डी राजा जितने थे सबको जेल भेजने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस पूरा भ्रष्ट है। आज क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस के साथ ही सब लोग जाके मिल गए? सिर्फ इन लोगों का एजेंडा है। मैं इंडी गठबंधन की बात करता हूं, इंडी गठबंधन में सिर्फ परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे वो मायावती जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, चाहे क्या कहते हैं अपना ममता बनर्जी की पार्टी हो, सुबह सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, मतलब सारे परिवार के लोग लगे हुए हैं किसी तरह हम लोग भारत पे बैठे, भारत में के अंदर जो राष्ट्रपति बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मतलब इसमें लगे। इनको कोई राष्ट्र प्रदेश से लेना देना नहीं है, पहला। दूसरा, हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग भी 140 करोड़ लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। हम लोग का एजेंडा है कि पहले देश होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि पार्टी होनी चाहिए, फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए हम लोग विधायक और एनडीए में भी जो है वो लोगों का एजेंडा हमेशा
एनडीए में भी 30 के करीब जो है वो पार्टियां शामिल हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले लड़ रहे हैं। ठीक है, आप ही सबसे बड़ी पार्टी हैं, फुल मेजॉरिटी आपके पास है, ये सच्चाई है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, और वो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसका असर इस मुल्क की सियासत पर पड़ता है, और खास तौर से अभी चूंकि आम इंतखाबात जो है वो सर पर हैं, हर एक पार्टी जो है वो तैयारी में जुट चुकी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों के बीच एक टशन देखी जा रही है, और उसकी वजह से इंडिया अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, उसमें कहीं टेंशन क्रिएट तो नहीं हो रही है। क्या कुछ उस पर असर पड़ेगा, इस पर हम बात करें। अलीमुल्ला खान साहब, सीधे आपके पास हम आएंगे। और ये जो पूरे का पूरा मामला है उत्तर प्रदेश का, हम देख रहे हैं कि ये बड़ा टिपिकल होता जा रहा है, बहुत ही मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया है। उधर मायावती जो है कुछ कहती हैं, फिर अखिलेश साहब का बयान आता है, फिर किसी समाजवादी पार्टी के किसी लीडर का बयान आ जाता है, फिर मायावती की पार्टी का किसी का बयान आ जाता है। तो कुल मिलाकर के जो दूरियां कम करने की कोशिश हो रही थी पर्दे के पीछे कांग्रेस की तरफ से, वो नाकाम होती दिख रही हैं। क्या लगता है आपको? एक तो ये कि ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत नामुमकिन सा काम है ये, कि भाई समाजवादी और बीएसपी वो एकजुट हो जाएं 2019 की तरह। क्या ये नामुमकिन लगता है आपको भी लखनऊ में बैठ करके? और अगर इनकी टेंशन ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही ये टेंशन इनके बीच में भी चलेगी, टेंशन भी चलेगी, और वो टेंशन बढ़ाएगी सीधी कांग्रेस पार्टी की, तो क्या है कुल मिलाकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त जो फाशिज्म का खतरा है जी, जो फांसीवाद का खतरा है देश के सामने, वो सबसे बड़ा खतरा है। हाँ। ये उसके बाद ये बहुत छोटी बात हो जाती है कि जो एक दूसरे पे इल्जाम, तकरार, ये तमाम बातें, उससे लड़ाई उससे बहुत बड़ी है। हाँ। जिसकी वजह से कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए पूरे देश में राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में तहरीक चला रही है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसके साथ साथ हाँ। उत्तर प्रदेश में और तमाम सूबों में जो अलग अलग नेतृत्व है हमारा, हाँ। वो वहां पे लोगों के बीच में जाकर के एक जनमत तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हालिया दिनों में यूपी जोड़ो यात्रा जो अजय राय साहब की क़यादत में सहारनपुर से यहाँ तक पहला फेज पूरा हुआ, हाँ। ये भी उसी का हिस्सा था जी। अखिलेश यादव साहब, मायावती जी और तमाम दूसरे सूबों के जो भी इलाकाई लीडर हैं, जो छत्रप हैं, कांग्रेस पार्टी तमाम समान विचारधारा की पार्टियों से ये कोशिश कर रही है कि इस लड़ाई में क्योंकि खतरा बड़ा है, उसके बाद जो है ये है कि सीटें कम ज्यादा, ये एक बहुत ही छोटी बात हो जाती है। हाँ। क्योंकि अगर हमारा आईन नहीं रहेगा, जमहूरी निजाम नहीं रहेगा और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को यरगमाल बनाया जाएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे मीडिया का जो जिस तरीके से खौफ का माहौल है, चीजें हैं, हम मीडिया को दोषी नहीं देते हैं क्योंकि खतरा जो है अलग तरह का है। तो उसमें तमाम इसको बचा करके तमाम सेकुलर डेमोक्रेटिक सेक्शन से, तमाम पार्टी से हम एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक जो है सहमति बने, और उसके लिए पूरी तरह से हम मुतमईन हैं, हमें यकीन है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में तमाम बहुत ही खूबसूरती के साथ ये जो अलायंस है ये अंजाम को पहुंचेगा। अभी हमारे फाजिल दोस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम सवालात कर रहे थे कि भाई उनका चेहरा नहीं है और वो नहीं है। भाई ये प्रेसिडेंशियल जो निजाम नहीं यहाँ पे है, ये एक जो है पार्लियामेंट्री जमहूरियत है, जमहूरी निजाम है, जहाँ पे चेहरों का नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का विचारधारा की लड़ाई होती है। और वो आराम से चेहरे भी तय कर लिए जाएंगे, और जो लोग गठबंधन की सियासत की तारीख जानते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जम्बूजट अलायंस रहा हो, तमाम पार्टियों का जम्बूजट पार्टियां, तमाम ढेर सारी पार्टियां थी, चाहे वो यूपीए 1 या 2 का गठबंधन रहा हो, चाहे मौजूदा जो है भी गठबंधन सरकार चल रही, उसमें भी तमाम पार्टीज हैं, और अभी भी जो इलेक्शन होने वाला है, इससे पहले चाहे जनता पार्टी के दौर में जो अलायंस हुआ, तो उसमें भी तमाम अलग अलग मगर वो सवाल, ठीक है आपकी बात अलीमुल्ला साहब, मगर सवाल यहां पर उठा था कि अभी तक भी फेस जो है वो पीएम फेस कौन होगा वो नाम सामने नहीं आया। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि भाई वैकेंसी कोई है नहीं, वो सबको अपने हिसाब से बात करता है, और लेकिन कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठता है कि 2014 के जब आम इंतखाबात होने वाले थे, उससे पहले ही 2013 में 2013 में जो है गोवा में नाम सामने आ गया था कि कौन फेस होगा बीजेपी की तरफ से। ठीक है साहब, और जो बीजेपी का चेहरा था वही एनडीए का चेहरा भी था।
तो चूंकि अब नजदीक आ गए हैं इंतखाबात, बहुत ज्यादा जो है वक्त नहीं बचा है, तो शायद इसलिए ये तकलीफ कह लीजिए या परेशानी कह लीजिए या उलझन है लोगों के जहनों के अंदर कि भाई वो चेहरा कौन होगा। अगर नाम पहले आ जाए तो लोग माइंडसेट जो है वो तैयार करते हैं अपना, उसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लोग सोचते हैं। जी देखिए, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, हाँ, ये एक विचारधारा की लड़ाई है और इसमें फिर ये सवाल छोटा हो जाता है कि चेहरा कौन का होगा। दूसरी बात जो अगर अमली तौर से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि चेहरा उसी पार्टी का होगा। हकायक को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चेहरा उसी पार्टी का होता है जो जिसके मेम्बरान ज्यादा होते हैं, चाहे चेहरा तय हो चाहे तय ना हो। इलेक्शन के बाद जो नतीजे होते हैं उसकी बुनियाद पे उसके हकायक को सामने रख करके फैसले होते हैं वहां पे। मगर बहुत दफा ऐसा भी मगर होता है, हाँ, बहुत बार ऐसा भी हुआ है। हम महाराष्ट्र का भी मैं एग्जाम्पल वही- ले सकते हैं, हम कर्नाटक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कांग्रेस मैं पार्टी वही बड़ी अर्ज थी करता हूं। मगर उसने बड़ा दिल दिखा मैं- करके सामने वाली पार्टी के मैं- कैंडिडेट को मैं- चीफ मिनिस्टर बना दिया। जी खुर्शीद भाई, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मेरा ख्याल मेरी बात पूरी हो जाने दें तो जी। बात मैं कह रहा हूं, बाज दफा ऐसा भी होता है कि लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जहां पे लड़ाई बड़ी होती है तो वहां पे कुछ ऐसे भी फैसले किए जाते हैं और तमाम ठीक है। माजी में हुए हैं बातें। ठीक है। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी जो भी सहयोगी पार्टियां हैं, जो घटक दल हमारे हैं, हाँ वो बहुत ही मेच्योर तरीके से चीजों को इसमें मजबूती से आगे बढ़ेंगी, साथ बढ़ेंगी और सारी चीजें अंजाम को पहुंच रही हैं। मैं एक बात जो अर्ज कर रहा था, जो बीच में मेरी बात कट गई थी, मैं अर्ज कर रहा था कि जब कोई जो लोग गठबंधन की तारीख जानते हैं तो उनको पता है कि जब गठबंधन हो रहा होता है तो उसमें बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत सारी तमाम पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके बीच में बहुत इख्तलाफात होते हैं और अलग अलग नजरियात की भी होती हैं। जनता पार्टी की मिसाल देना चाहता हूं, जनता पार्टी जहां पे तो बिल्कुल दो मुखालिफ विचारधारा की पार्टियां एक साथ आई, जहां एक तरफ लाल झंडा लहरा रहा था, एक तरफ भगवा झंडा लहरा रहा था। तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आती है। वाद विवाद होते हैं, तमाम इख्तलाफात होते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, मरहला होता है। हम उस मरहले से ये इंडिया गठबंधन भी गुजर रहा है। लेकिन चलिए, आप मानते हैं कि वो उस मरहले से और उस दौर से गुजर रहा है। इंडी गठबंधन भी उसको कहते हैं, इंडिया ब्लॉक भी उसको कहते हैं, बहरहाल वो है, वो आपने माना। दिनेश शर्मा जी, किस तरीके से आप पूरे इस मसले को देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश जो है वो इस मुल्क की सियासत को तय करने में बड़ा अहम रोल अदा करता रहा है हमेशा से ही, ठीक है साहब, मगर अभी कांग्रेस के सामने, इंडिया अलायंस के सामने, इंडिया ब्लॉक के सामने बड़ी मुश्किल जो है वो घड़ी है। बड़ा मतलब मुश्किल भरा वक्त उनके सामने है कि वो करे तो क्या करे, कैसे सुलह कराए। आपको लगता है कि जो मायावती और अखिलेश यादव के बीच में जो अदावत है उसको आपको लगता है कि बड़ा आसान है ये कांग्रेस के लिए और वो उसको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी? देखिए, आपने ऐसे मौके पर आवाज गूंज रही, जरा इसको ठीक कराएं तो आप। हाँ, नहीं, आपकी आवाज हम तक क्लियर आ रही है, तो अगर आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए प्लीज उसको। हाँ, हम तक बिल्कुल क्लियर इको आवाज, इको। हाँ, एक बार आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी, देखिए, हम बात कर रहे हैं मायावती और अखिलेश यादव के बीच के संबंधों की। जी, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा हमें पृष्ठभूमि में जाना होगा। हाँ। आपको ये मालूम होगा कि मायावती का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रकटीकरण कैसे हुआ। जी, मायावती या बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं थी। मुलायम सिंह यादव अगर स्टेट गेस्ट हाउस कांड नहीं कराते और अटल बिहारी वाजपेयी जी मायावती को मुख्यमंत्री नहीं बनवाते बीजेपी से समर्थन के साथ, तो आज कोई भी मायावती को नहीं जानता, ना बहुजन समाज पार्टी को जानता। यह मुलायम सिंह यादव की एक बहुत बड़ी भूल थी जो उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में इस प्रकार का एक्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं। जी, इसके बाद जो हुआ, मायावती के बहुजन समाज पार्टी के तंबू गड़ गए और भारतीय जनता पार्टी के तंबू उखड़ गए। एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी पिक्चर से गायब हो गई उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल 40 सीटों पर आ गई। बाद में यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में राजनीतिक द्वंद्व चले और एक बार मायावती मुख्यमंत्री बनी दोबारा से, फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। जी, लेकिन इन दोनों की जो कटुता थी वो कभी कम नहीं हुई। मुलायम सिंह समझते थे कि दलित वोटों के समीकरण से हम उत्तर प्रदेश के अंदर
कंफर्टेबल रहेंगे, और जी। वो हुआ। लेकिन मायावती ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का मोह नहीं छोड़ा। उन्होंने मौका देखकर भाजपा का इस्तेमाल किया, और जी। भाजपा भी इस ताक पर रही कि कब इन दोनों के बीच में झगड़े हों। और उन झगड़ों का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती फिर सत्ता में आई, लेकिन इन दोनों के जो एजेंडे थे वो इतने घातक, इतने परेशान करने वाले थे कि उसके कारण फिर से भारतीय जनता पार्टी आई। मायावती को राजनीति में कभी भी एक भरोसेमंद राजनेता नहीं माना गया। वही तो कह रहे हैं आपको अखिलेश याद होगा यादव, कि अखिलेश यादव वही तो कह रहे हैं कि जिस उन पे समय- भरोसा कैसे किया जाए, बात तो वही हो रही है सारी सर। मैं उसी पर आ रहा हूं, जी। क्या नाम है खुर्शीद साहब। जी जिस समय नरसिंह राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय उन्होंने अब भारत में, अमेरिका में भारतीय समुदाय के सामने कहा था कि मायावती भारतीय राजनीति का जी। एक चमत्कार है, हम्म, और एक नैरेटिव सेट किया था उस समय बहुत जबरदस्त तरीके से जी कि मायावती भारत की जो है वो प्राइम मिनिस्टर मटीरियल है। आपको भी जरूर, आपने भी सुना होगा जरूर, जी एक स्थापित हुआ कि मायावती प्रधानमंत्री की दावेदार है। हाँ लेकिन जिस समय लोकसभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत सिद्ध करने के लिए आए, तो मायावती के 4 लोग अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ गए। मायावती ने उनसे एक काम कराया था कि 10 साल के लिए हमारा आरक्षण बढ़ा दीजिएगा। अटल जी ने यह काम किया, लेकिन मायावती ने लोकसभा के अंदर गुपचुप तरीके से खिलाफ वोट किया, और गोगोई साहब के वोट पड़ने के बाद अटल जी की एक वोट से सरकार गिर गई। बिल्कुल ठीक है। यह मायावती का एक ऐसा कृत्य था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं भूला। आज वो मायावती एक सीट पर है उत्तर प्रदेश में, असेंबली में। भारतीय जनता पार्टी का जो 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 बहुजन समाज पार्टी का वोट है, जी बीजेपी ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया। हाँ। और और उधर अखिलेश यादव जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं। सर मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकूंगा, मैं वापस आपसे ही शुरुआत करूंगा। ये जो बड़ी बात कही है, और दिनेश जी ने बड़े अहम जो है वो मुद्दे उठाए हैं। भरोसा जो है वो, भरोसे की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी असल में भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि पहले ऐसा बहुत बार हो चुका है सियासत में। हमने ये भरोसा टूटते हुए कई बार देखा है इस मुल्क की सियासत ने, चूंकि ये भरोसे का मसला है। और भरोसा जो है वो शायद वो इतनी आसानी से ना तो बनता है, और भरोसा टूट बहुत जल्द जाता है। एक बात यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जो 2022 में के जो असेंबली इलेक्शन थे, मतलब ये जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें 111 सीटें लेकर के आई और मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ा। वो कह रहे हैं कि पीडीए पर काम हो रहा है, और वो किस तरीके से जो है आप इसको देख रहे हैं, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक जो है वो एक कोशिश कर रहे हैं उसको। आपको लगता है कि क्योंकि बीएसपी का वोट जो है वो ट्रांसफर तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में हो चुका है बीजेपी की तरफ, तो अब अखिलेश यादव शायद समाजवादी पार्टी जो है उनको ऐसा लग रहा है कि पीडीए पर काम करेंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी शायद आगे किया हुआ उन्होंने, इसीलिए बहुत सारे बयान उनके आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी का, और वो चाह रही है किसी भी कीमत पर जो है वो बीएसपी इंडिया में शामिल ना हो, इंडिया ब्लॉक में शामिल ना हो। आपको लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव और पीडीए पर जो वो काम कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस आया है? देखिए, मायावती का जो विश्वास है, या जी। अखिलेश यादव का विश्वास है, वो इस प्रकार से है जी कि 2022 के इलेक्शन में इनको जिस प्रकार से क्या नाम झटका लगा अखिलेश जी। यादव को, जी और जिस प्रकार मायावती का एक रोल था, इन सबको हम इस प्रकार से देखेंगे कि इन दोनों के बीच का समझौता अब किसी प्रकार से संभव नजर नहीं आता है। यद्यपि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई कब किसका दुश्मन हो जाए, कब किसका दोस्त हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ। मायावती हमेशा इस बात के सौदा देखती है कि हमें लाभ क्या है। जो मुसलमान समाज ये जानता है, मानता है कि ये कई बार बीजेपी के साथ जा चुकी हैं। जी अगर लोकसभा चुनाव के अंदर सपा, बसपा और कांग्रेस का एक समझौता हो भी जाता है, तो क्या मायावती उस अलायंस में बनी रहेगी? वो तो अपने लाभ के लिए फिर कांग्रेस का, फिर बीजेपी के साथ चली जा सकती है। ये डर, ये भय हाँ। ही अखिलेश यादव ने व्यक्त किया है कि क्या बिल्कुल। गारंटी है कि मायावती साथ देंगी। हाँ
लेकिन मायावती के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो एक बहुत गंभीर उसमें मामलों में फंसी है, जिसमें उनके खिलाफ भी ईडी जैसी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। हाँ, और ये सवाल जो है मैंने जो हमारे राकेश पोद्दार जी है उनसे पूछा था उस वक्त जब शुरू में बात हुई कि भाई क्या ये बीजेपी के प्रेशर में है इस वक्त मायावती, इसीलिए वो फैसला नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है कि अंदर से वो चाहती हो, मगर क्योंकि आपने भी जिक्र किया और जो है वो मार्केट में जो है वो एक खबर है इस तरह की कि भाई वो कहीं ना कहीं फाइलें जो है वो दबी हुई हैं, वो कभी भी सामने आ सकते हैं, इसीलिए वो प्रेशराइज है मायावती। जी बिल्कुल, मायावती भारी दबाव में है और मायावती के लिए ये एक बहुत मुश्किल चीज है। मायावती जेल जाने को तैयार नहीं होंगी, भले ही चाहे उनको फिर से बीजेपी के साथ चले जाना पड़े। बिल्कुल ठीक है। अलीमुल्ला साहब को बताया था ना कि मायावती ने अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ी भूल की कि उन्होंने धन संपदा और भाई भतीजों के साथ प्रधानमंत्री पद के से समझौता किया। अगर वो ऐसा नहीं होता तो इस देश की एक बहुत बड़ी राजनेता बनने जा रही थी कांग्रेस के बाद, उनके सामने उनका कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन उन्होंने आज जिस प्रकार अपनी स्थिति बना ली है उसमें न तो अखिलेश यादव न कांग्रेस वो केवल ये जरूर चाहेंगे कि किसी तरह से मायावती के वोट ले लें जी, लेकिन अब वो भी संभव नहीं है क्योंकि वो वोट बिखर चुका है। और आपने अभी जो बोला जी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ दलित समाज का झुकाव पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक नैरेटिव है देश की जनता में वो इस तरह से सेट हो रहा है कि कॉमन मैन के अंदर ये बात स्थापित हो गई है कि तीसरी बार मोदी आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है राकेश पोद्दार जी। हाँ ठीक है राकेश पोद्दार जी, ये देखिए ये तो बात जो है पब्लिक डोमेन में है, इस तरह की अक्सर जो है वो बातें होती रहती हैं और दिनेश जी भी इस बात को कह रहे हैं कि वो प्रेशराइज है मायावती और बीजेपी ने उनको किया हुआ है, क्योंकि अब बड़ा मसला है ये। उत्तर प्रदेश जो है वो कोई छोटी मोटी रियासत है नहीं, छोटा मोटा सूबा है नहीं, सबसे ज्यादा सीटें जो है वो पार्लियामेंट की वहीं से आती हैं। तो जाहिर तौर पर जो है ये तो आपको कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर बीएसपी इधर उधर कहीं जाती है, किसी के साथ मिलती है तो नुकसान उसका ही होगा। मेरा सवाल यहां पर यह है कि एक बड़ी तादाद जो है वो दलित वर्ग जो उसका परंपरागत वोट बैंक माना जाता था बीएसपी का, वो शिफ्ट हो गया है। ये ऐसा 2019 में भी ये साबित हुआ है, 2014 में भी साबित हुआ है, 2017 में भी और 2022 में भी, यानी जो लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग वक्त में इलेक्शन हुए हैं। तो क्या ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है मायावती की, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका वोट बैंक है वो पहले ही शिफ्ट हो चुका है बीजेपी की तरफ। देखिए खुर्शीद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 35% वोट जो अभी 2019 में हम लोगों को मिला है दलित महादलित का जो वोट है जी, और 55% वोट ओबीसी का हम लोगों को मिला है। और हम लोग इसलिए नहीं घबराते हैं। 185 सीट पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जहां हमारी तैयारी है, तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात अगर विस्तार से हो रही है तो मैं बता देना चाहता हूं हमारा मुकाबला इंडी गठबंधन के पास 185 सीट पे है, जिसमें क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के साथ है, और 346 सीट मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं हम लोग 346 से लेकर 347 सीट जीतने का काम कर चुका हूं। और रही बात हम लोग ने काम किया है, और मैं प्रभु श्री राम से सद्बुद्धि देना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में कम से कम इनका गठबंधन बन जाए और विपक्ष की भूमिका बड़ी खूबसूरती के साथ ये लोग निभाए। लोकतंत्र में इनका भी अधिकार है और विपक्ष में बैठने का भी अधिकार है। विपक्ष का मजबूत साथी भी हमें भी जरूरत है सरकार चलाने के लिए। और खुर्शीद जी मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में जनता ने जितने वादे हम लोगों ने किया था उस वादे पे हम लोगों ने काम किया, और महिलाएं के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया, आयोग के लिए काम किया। इन्होंने जाति को भी बांटने का काम बिहार के अंदर देखिए आप लोगों ने इन्होंने किया। आरक्षण को भी इन्होंने 75% आरक्षण देने का काम किया, हम लोगों ने उस पर भी स्वागत किया। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी प्रदेश और देश की विकास की बात हो, जहां भी संविधान में बढ़ोतरी की बात हो, हम लोग वहां समर्थन करते हैं। आरक्षण की भी हम लोग वो समर्थन करते हैं, आज से नहीं, शुरू से जनता दल के समय से ही हम लोग समर्थन करते आ रहे हैं। तो दूसरी बात रही, और उसके बाद हम लोग जो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज भी कहे कि राम मंदिर बनाए हम लोगों ने, लेकिन राम नहीं, हम विकास के नाम पे चुनाव में जाएंगे, धर्म के नाम पे चुनाव में नहीं जाएंगे। आपने देखा प्रधानमंत्री जी का ट्वीट हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बड़ी सर्वता के साथ आराम से रहना है, विकास की बात करनी है। तो हम लोगों ने 35 किलोमीटर जो सड़क बनाने का योजना था उस पर हम लोगों ने काम किया।
हाँ एक मिनट मैं जी। खत्म करना चाहता हूँ। हाँ। किसान निधि योजना लाया, गरीब कल्याण योजना लाया, आत्मनिर्भर भारत की बढ़ोतरी हुई, मतलब 15% कोरोना के बाद उसकी भी बढ़ोतरी हुई। दिव्यांग योजना लाया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले राष्ट्र है, हम लोग हमेशा आपसे पहले भी कहा, हम लोग राष्ट्र के लिए मरते हैं, फिर पार्टी के लिए मरते हैं। लेकिन ये लोग जो इंडिया गठबंधन में एक भी पार्टी ऐसा बता दी जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा, प्रदेश के काम कर रहा, ये अलीमुल्ला खान से पूछ लेते हैं हम। ठीक है अलीमुल्ला खान साहब, ये हाँ सुनिए, मेरे को मोहल्ले का मौका मिला बहुत देर के बाद, मैं 20 मिनट के बाद ही बोल रहा हूँ, 1 मिनट। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि हमेशा कोई भी पार्टी है, सकारात्मक राजनीति कीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ काम कीजिए। सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए काम नहीं कीजिए, सभी के लिए काम कीजिए। ठीक है अलीमुल्ला खान साहब, ये जो बार बार इल्जाम लगता है खासतौर से कांग्रेस के ऊपर और अपोजिशन पार्टीज के ऊपर कि भाई आप जो है वो देश के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए काम करते हो, तो हालांकि इसमें कोई बात में मतलब वो कुछ समझ में आती नहीं कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है। मेरा सवाल आपसे दूसरा, ये थोड़ा सा जवाब इसका दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये, चूंकि बार बार ये बात होती है, आपके ऊपर इल्जाम लगता है इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरा सवाल ये है कि 2007 के जो उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हुए थे असेंबली, तो वहां पर सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई थी। सतीश मिश्रा जो है वो उभर करके निकले थे और बताया जा रहा था कि भाई मायावती ने कैसे सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बैठाई और किस तरीके से एक माहौल बना, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से जो है वो वोट बैंक खिसकता चला गया। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो भी है, ये दोनों पार्टियां अपने रवायती वोट के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मुनहसिर कह लीजिए कि वो रहती हैं। कांग्रेस का भी वही है, कांग्रेस भी सोशल इंजीनियरिंग एक लंबे वक्त से बनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में। कई बार कोशिशें हुई, संजीदा कोशिशें हुई, जमीन पर भी आप लोग उतरे, मगर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बैठाई जाएगी, कैसे कांग्रेस की तैयारी है? और क्योंकि आपके सामने मतलब मसला ये आ गया है कि वो समाजवादी को संभालें कि बीएसपी को साथ लेकर के आए, क्योंकि कई लीडर्स ये बात कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड कि अगर बहुजन समाज पार्टी आएगी, बीएसपी अगर साथ आएगी तो ज्यादा फायदा होगा। तो दोनों बातों का जवाब देना है कि सोशल इंजीनियरिंग इन दोनों के साथ कैसे बैठाई जाएगी, और जो इल्जाम लगता है कि भाई आप जो है वो खुद के लिए काम करते हो, पार्टी के लिए काम करते हो, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो दोस्त हैं प्रवक्ता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि INDIA इंडिया बहुत ही खूबसूरत नाम है, उसको जो है शर्म नहीं आनी चाहिए इंडिया कहने में। इंडी कहने के लिए मतलब जाहिर सी मैं समझ सकता हूं कि इंडिया और भारत तमाम चीजों से आपको जाहिर सी बात है कि नाम लेने में परेशानी होगी, आपको हो रही होगी, लेकिन ये इंडिया गठबंधन है। नंबर एक बात INDIA। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब महिला सम्मान की बात करती है तो एक मजाक लगता है। मणिपुर से लेकर के BHU तक का पूरा सफर है, आप देख लीजिए, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, सेंगर हो, कुलदीप सेंगर हैं, और अभी जो है जो BHU का सामने शर्मनाक वाकया आया, ये बदनुमा दाग है इनके ऊपर। बिल्किस बानो का फैसला आ ही चुका है, जिसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन रेपिस्टों को बचाने के लिए निहायत ही बेशर्मी के साथ जिस तरीके से जो इनका पूरा कारनामा रहा वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये जो फैसला है ये इनके बदनुमा चेहरे को पे एक और कालक है और करारा तमाचा है। तो इसलिए ये कम से कम महिला सम्मान की बात ना करें। उत्तर प्रदेश का जब एक बूढ़ा बाप जब अपने बेरोजगार नौजवान 4 नौजवान बच्चों को देखता है, बेरोजगार देखता है, तो कुड़ता है वो। तो इसलिए इन सब चीजों की बात ना करें। और बेशक आपके पास एक ही एजेंडा है कि आस्था की तिजारत आप करें, नफरत की सियासत करें और मजहबी पहचान की बुनियाद पर पोलराइजेशन करें, इसके अलावा कोई एजेंडा आपके पास है नहीं। दूसरी बात, जो खुर्शीद भाई ने आपने सवाल किया कि किस तरीके से सामंजस्य बिठाएंगे उत्तर प्रदेश में, मैंने बार बार ये अर्ज किया कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश की आईन और संविधान, आईन और जमहूरियत को बचाने के लिए नफरत की सियासत के खिलाफ कोशिश कर रही है। और ये लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि जो भी हमारे गठबंधन के साथी जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस कुंभे को बड़ा किया जाए। तो ये जो तमाम छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, हम अखिलेश यादव साहब ने क्या बयान दिया
मायावती जी ने क्या उसके जवाब में क्या कहा, ये कांग्रेस पार्टी का मसला है नहीं। हम इस पे ठीक ध्यान है, न आप करके- देखिए, आप इस बात को टाल सकते हैं, मगर ये मसला तो जरूर है, क्योंकि मसला जो है वो इंडिया अलायंस का है, इंडिया ब्लॉक का है। जाहिर तौर पर कई सारे बड़े लीडर्स दिल्ली में बैठ करके बयान दे चुके हैं कि बीएसपी अगर साथ आएगी तो फायदा होगा, और अगर टेंशन क्रिएट होती रही इन दोनों पार्टियों के बीच में तो जाहिर तौर पर नुकसान जो है वो, चूंकि बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसको होगा, क्योंकि ये बात होती है। अच्छा, अब ये भी हम जिक्र करेंगे कि 2019 के जो रिजल्ट्स थे आम इंतखाबात के, वो उसको अगर हम देखें तो अब जो 2024 में इंतखाबात होने वाले हैं, अगर वैसा ही गठबंधन होता है तो कोई कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्या लगता है दिनेश जी? 19 जो है वो, अगर हम बात करें 2019 की, तो महज 15 सीटें जीत पाए थे बीएसपी और समाजवादी पार्टी। तो कोई बहुत बड़ा जो है, मतलब वो कोई कारनामा नहीं था वो 15 सीटें जीतना दो इतनी बड़ी पार्टियों के लिए। क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जिन्होंने इतने लंबे वक्त तक जो है वो हुकूमत की है सूबे के ऊपर, तो महज 15 सीटें जीती थी, और उसमें भी बीएसपी जो है वो उभर करके सामने आई थी। या फिर ये भी हुआ था कि भाई बीएसपी का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया, वैसा नहीं हुआ। तो अभी अगर सब कुछ हो जाता है, आपको क्या लगता है कि क्या बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? जो 15 सीटें थी ये बढ़ जाएंगी, मतलब जो है ये 50-55 तक पहुंच जाएंगी, 60 तक पहुंच जाएंगी, क्या कुछ इसका असर हो सकता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता जी। कारण उसका यह है कि इन दोनों के गठबंधन में अब जितना वोट इनको मिल सकता था वो मिल चुका। पहले से ज्यादा स्थितियां बदली हुई हैं जी। एजेंडे बदले हुए हैं। हाँ। 2019 के बाद से लेकर अब तक इतना ज्यादा देश के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, इतना संक्रमण काल आपके सामने आ चुका है हाँ। कि ये दोनों दल अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। पहली बात तो अखिलेश यादव अपने यादव वोट ही बचाए। हाँ। उनके यादव वोट पर भी तो बीजेपी की नजर है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का जो डेवलपमेंट हुआ है उसने उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल ठीक वहां है। पर जो यादव जी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं, उसके पीछे क्या है? दूसरी बात यह है कि मायावती क्यों इनके साथ जाने के लिए तैयार होगी? अब आती कांग्रेस के बाद, कांग्रेस के पास कौन सा वोट है? उत्तर प्रदेश में अमेठी से तो राहुल गांधी हार चुके हैं। बिल्कुल। आप वारनाथ जा रहे हैं और सुना जा रहा है कि सोनिया गांधी भी तेलंगाना की तरफ जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई वोट नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ और ब्राह्मण वातावरण के साथ इस देश के ऊपर राज किया। और वो दोनों जो है वो खिसक चुके हैं, वो दोनों हट चुके हैं, बल्कि तीनों ही। दोनों वोट एक तो मायावती ले गई और एक वोट एक समय तक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ले गए। तो कांग्रेस के पास क्या है? मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई नया नैरेटिव सेट होने वाला है इन दोनों के लिए। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, आपको नहीं लगता? अलीमुल्ला खान साहब, चूंकि वक्त की भी कमी है, क्या कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा बदलाव एक तो नजर नहीं आ रहा है, चूंकि जब 2019 में इतनी कोशिशों के बावजूद भी महज 15 सीटें जीती थी और राहुल गांधी वहां से हार गए थे, मतलब जो है ये बड़ा एक झटका था कांग्रेस के लिए। आपको क्या लगता है किस तरीके से अब, और खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर यही कहा जाता है कांग्रेस के लिए आज के वक्त में कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको लगता है कि क्योंकि कुछ जो है धरातल पे जमीन पर कुछ बचा नहीं, आप बहुत यात्राएं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लोग भी आते हैं, भीड़ भी जुटती है, मगर वो भीड़ कन्वर्ट नहीं होती, वो भीड़ वोट में, वोटर्स जो है वो नहीं बदलते, वो नहीं बढ़ते। कांग्रेस के अंदर जो है सबसे जी सौरभ जी आपके पास में आता हूं, जब तक वो कुछ शायद उनका टेक्निकल कोई इशू है। सौरभ जी क्या लगता है आपको, क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो होने वाला है, या क्या फाइनल कमेंट्स होंगे आपके? ये जो चल रहा है पूरी पॉलिटिक्स चल रही है और वो इस मुल्क को असरअंदाज कर सकती है। देखिए, आपका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मेरा मानना मायावती पार्टी रही है, मायावती रही है, उनकी राजनीति समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत नहीं। जिस प्रकार से अभी बात कही जा रही थी कि वो स्थिर प्रवक्ता नहीं है, स्थिर नेता नहीं है मायावती, लेकिन मैं तो मानता हूँ अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो स्थिर नहीं है और उनके नेता भी स्थिर नहीं है। एक विरासत में अखिलेश यादव को सत्ता मिली थी, लेकिन मायावती तो स्वयं जो है उन्होंने जो राजनीति उत्तर प्रदेश की है वो अपने बलबूते पर की है उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो मायावती जब गठबंधन था अखिलेश यादव जी के साथ, उसी गठबंधन में मायावती जी को फायदा हुआ था। तो ये देखना चाहिए कि जनता जो है ज्यादा विश्वास मायावती जी पे करती है, ना कि अखिलेश यादव जी पे करती है।
और ठीक है। समाजवादी पार्टी करती है। तो अब समाजवादी पार्टी का डर है, वो इससे दिख रहा है कि अगर गठबंधन इंडी गठबंधन में मायावती जी आती है, इंडी गठबंधन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आ रहा हूं। लास्ट कमांडर अलायंस है, तो आप बिल्कुल ठीक इंडिया है। बोलेगा, इंडी गठबंधन बोले, बात एक ही है, ये कांग्रेस की जनता को समझनी चाहिए। इंडी अलायंस में कोई समस्या नहीं, इंडिया बोलिए, आपकी समस्या कोई नहीं है। तो अखिलेश यादव जी को डर इस बात का है कि अगर दोबारा से गठबंधन किए तो पिछले गठबंधन में लाभ मायावती जी को मिला था, इस बार पुनः से लाभ मायावती जी को मिलेगा। ठीक है। पीडीए की बात लगातार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हाँ। पीडीए में जो पिछड़े है तो पिछड़ा तो नरेंद्र मोदी के साथ है, मोदी के साथ लगातार वोट उनका बढ़ता जा रहा है भाजपा का। अब जो दूसरी बात कर रहे थे दलित की, तो दलित का वोट भी भारतीय पार्टी के साथ जाता है, नहीं 2024 में वो जीत जाएंगे। वोट प्रतिशत मिला हुआ है, ओबीसी का वोट, दलित का वोट चुनाव में निकाल के देखेंगे। ठीक है। तो भारतीय जनता टाइम की, हाँ बिल्कुल, वक्त की कमी है। अलीमुल्ला साहब, क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? मेरा सवाल वही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है उसका रोल यही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ है नहीं वहां पर, कोशिश आप जरूर कर रहे हैं। क्या फाइनल कमेंट्स हैं आपके? हर इलेक्शन का आपके अपने अलग तौर तरीके होते हैं। ठीक है। उसका अलग जो है पूरा समीकरण होता है। हाँ। जब हम 2019 के इलेक्शन की बात करते हैं तो जहां पे बहुत सारा पोलराइजेशन, बहुत सारी चीजें थी, हाँ। उसमें जो है पुलवामा के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ। पुलवामा से पहले मोदी के खिलाफ एक पूरा माहौल तैयार था देश में। पुलवामा होने के बाद तमाम चीजें बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई और पुलवामा को लेकर के बिल्कुल जो है उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो माहौल खड़ा करने की कोशिश की पड़ रही है, उसका जो है एक इमोशनल जो सेंटिमेंट, जाहिर की बात है, जिस तरीके से जोड़ने में कामयाब रहे वो। ठीक है। ठीक है। तो रहा उसमें दूसरी बात जो आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को तमाम बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि सवाल किया था भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर से दोबारा ताकत से वापस आती है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी जब 22 सीटें आई थी कांग्रेस की, ठीक है, 22 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी इससे पहले यूपीए की, उसमें तो उस वक्त भी किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी, आप कहते हैं कि कांग्रेस लड़ाई अपनी जारी रखती है और वो फिर उभर करके वापस आती है। जाहिर तौर पर आप लड़ाई अपनी जारी रखिए। राकेश जी, क्या कहेंगे? क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? बहुत सारी बातें हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें ये जो आग है हाथ सेकने का काम कर रही है बीजेपी दूर बैठ करके। देखिए, हम लोग, आप खुर्शीद भाई कभी हाथ सेकने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आपसे एक चीज बताना चाहते हैं कि शर्मा जी ने भी बोला कि पहले कांग्रेस का वोट बैंक ब्राह्मण था, मुस्लिम था, मतलब और समुदाय के लोग, 3 लोग थे जो पूरे समुदाय में। पूछना चाहता हूं, कांग्रेस जो मुस्लिम भाइयों के साथ उन्होंने 70 साल राज किया, कौन से मुस्लिम भाई के कुछ बनाने का काम किया? अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने का काम हम लोगों ने किया। अभी हमारे 3 तलाक वाले जो मुद्दे थे हम लोगों ने, वो भी बीजेपी लेकर के आए। ठीक है, सबके पास अपने गिनाने के लिए बहुत सारे काम हैं। सर, वक्त की कमी है, हाँ, कम से कम अल्फाज में बात पूरी कर दीजिए। 30 सेकंड। हज कमेटी में भेजने का काम सबसे ज्यादा हम लोगों ने किया। और मैं एक चीज बता दे रहा था खुर्शीद जी, आप तो हमारे पत्रकार हैं, आईएएस और आईपीएस। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुस्लिम का भी 20 आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाती है हज कमेटी के द्वारा, हज आयोग के द्वारा। और मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों की बात करते हैं, 16 राज्य में सरकार चल रही है। ठीक है, 16 राज्य में जो मदरसे, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं आऊंगा जल्दी, एक आध दिन में फिर आपसे जुड़ूंगा, बात करूंगा। वक्त की कमी है, जाहिर तौर पर ये मुश्किल वक्त है इंडिया के लिए और कहीं ना कहीं उसके सामने चुनौती भी है कि कैसे वो उत्तर प्रदेश में, खास तौर से जहां अभी उसका कुछ बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं बचा है, वहां पर वो कैसे बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो है सामंजस्य बैठा है। बड़ी चुनौती है। यही वक्त जो है, ये प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो गया है। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।